गुड आफ्टरनून बेटा। क्लास में कोई और आ जाए फिर स्टार्ट करे। कोमल, प्रियंका आ गई। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून बेटा। कोमल, तुम ये जो क्लासेस कंप्लीट हो जाती हैं उनके रिकॉर्डिंग क्यों मांगते हो बेटा? मैम मैंने केवल उस दिन की मांगी थी गौथिक कला की। वो उस दिन हम नहीं आ पाए थे, लेट में आए थे तो। बेटा परमिशन नहीं है शेयर करने के लिए, इसलिए हम लोग शेयर नहीं कर सकते। ओके मैम। हाँ, तुम्हें कुछ डिस्कस करना हो तो तुम डिस्कस कर सकती हो। कि उस दिन मैं क्लास में नहीं थी, इस टॉपिक पे जो भी हुआ मुझे बता दिया जाए। ठीक नहीं है। नहीं मैम, बस मुझे ये सुनना था, मतलब आप कैसे क्वेश्चन पूछ रही थी वही बस। हम्म। तुम लोगों को पहले ही बताया, मैं पॉइंट्स पे ही तुम लोग से डिस्कस करूंगी क्योंकि स्टोरी आप सबको पता है। भाई आप सब जानते हैं कौथिक कला के बारे में, आप सब जानते हैं रोमानस कला के बारे में, पुनर्जागरण काल के बारे में। लेकिन उनमें जो पॉइंट है, जो विशेषता है और जो ईयर है, जो पेंटिंग्स हैं, जो कलाकार हैं, उनके बारे में तुम जो मिस करते हो उस पर ही डिस्कशन होता है। ओके मैम। कल की क्लास में तुम आ गई थी कोमल? नहीं मैम, कल की क्लास नहीं ले पाए थे। प्रियंका, तुम भी नहीं थी फिर कल की क्लास में? नो मैम, कल की क्या मैम, अभी इस बीच जो आपने क्लासेस ली हैं हम नहीं ले पाए हैं। क्यों? मैम कुछ मैम रीजंस थे, इस वजह से नहीं ले पाए आज मैम। अभी हमने टाइम भी देख लिया था टाइम से, तो फिर हमने आपकी अटेंड करी। आज तो पुनरुत्थान काल पर डिस्कस करना था। मैम वैसे हम्म। एग्जाम्स का कुछ अभी कंफर्म नहीं हुआ है। नहीं बेटा, कंफर्म डेट तो नहीं कंफर्म है, लेकिन बस इतना कंफर्म है कि एग्जाम होने हैं। दैट्स इट, इसके ऊपर किसी को कुछ नहीं पता है। ओके मैम। ठीक है। इसके ऊपर ना हमें जानकारी है, ना एचओडी को जानकारी है, और ना ही कुछ बातें ऐसी हो रही कि हम लोग को पता चले कि डाउटफुल है या कोई डेट फिक्स है हम लोग तक नहीं पहुंची, ऐसी कोई बात अभी हुई नहीं है। ओके मैम। ठीक है। आज पुनरुत्थान काल पे हम लोग डिस्कस करने वाले थे। आकृति, कल तुम क्लास में आके चली गई थी बेटा। आकृति, जी मैम। कल तुम क्लास में आई फिर तुम चली गई, आई नहीं तुम दोबारा। मैम कोई था ही नहीं। तो मैं तो थी। मैं थी, मैं तुम लोगों को एग्जाम के लिए प्रिपेयर ही तो करा रही हूँ, और क्या करा रही, है ना? ओके। क्लास अटेंड करो बेटा, एग्जाम के लिए खुद को प्रिपेयर करो, बहुत जरूरी है। अगर जरूरी नहीं होता तो इतने दिन क्लास छोड़ने के बाद मैं फिर से क्लास क्यों लेती? जी ये मैम। सही बात है तुम लोगों मैम। के लिए अच्छा है, तुम लोगों के लिए सही है, इसलिए मैं कर रही हूँ। क्योंकि मुझे भी नहीं पता है, ना ही तुम लोग को पता है कि एग्जाम कैसे आना है, पेपर कैसा आना है, हमारा थ्योरी आएगा कि हमारा ऑप्शनल आएगा, हम लोग को जानकारी नहीं है। इसीलिए मैं चाह रही हूँ कि तुम लोग प्रिपेयर रहो पहले से। उस समय आप परेशान ना हो पेपर दे करके, अरे हमें नहीं पता था कि मैम ऑप्शनल आना है, या हमें नहीं पता था कि थ्योरिकल आना है और इस तरह के क्वेश्चंस आने हैं। मैम प्रिपेयर लेकिन रहोगे तो अभी तुम्हारे लिए डाउट अच्छा है। है कि ऑप्शनल होगा या थ्योरी, कुछ अभी कंफर्म नहीं है। नहीं हो रहा है बेटा कंफर्म, इसलिए तो मैं चाह रही हूँ कि तो आप लोग इस तरह तैयारी करो कि दोनों पेपर से रेडी रहो। पेपर दे के शॉक मत होना। मैम थोड़ा तो टेंशन हो ही रहा है, अभी देखो कंफर्म अभी नहीं हो पा एमए रहा। का, अभी मैं इतना हिंट दे सकती हूँ, अभी एमए फाइनल का पेपर हुआ है, वो ऑप्शनल ही हुआ है। ओके मैम। वो 1.5 घंटे का हुआ, जबकि न्यूज़पेपर में निकल रहा था कि ऑप्शनल पेपर होंगे। नहीं, न्यूज़पेपर में निकल रहा था कि थ्योरिकल होगा और 3 क्वेश्चन आएंगे, डेढ़ यस घंटे मैम, के। हमने भी ऐसा और सुना था, हाँ, मतलब पढ़ा था। और वो सॉल्व करना होगा। लेकिन मैम सामने क्या निकल के आया, ऑप्शनल क्वेश्चन पेपर। मैम अभी अभी भी हमने यही मतलब पढ़ा है, अभी न्यूज़पेपर में ही आया था शायद कि स्नातक पर स्नातक में जो भी परीक्षाएं होंगी ऑप्शनल हम्म। होंगी, उसी के अकॉर्डिंग जो भी प्रैक्टिकल तो होंगे नहीं, सुनने में यही हाँ आ रहा है, उसी हाँ। के अकॉर्डिंग प्रैक्टिकल में भी मार्क्स दिए जाएंगे। हम्म। वही है कि बताते कुछ और है और हो कुछ और रहा है। हाँ।
आज हम लोग को शिवांगी मैम से पता चला, वो कह रही थी क्या? प्रैक्टिकल भी होंगे और तुम लोग के एग्जाम भी होंगे और फर्स्ट ईयर वाले लोगों के हो चुके हैं। हाँ, मैं भी फर्स्ट ईयर के भी हूँ। तो अभी सब कुछ बहुत डाउटफुल चल रहा है, इसलिए तुम लोग प्रिपेयर रहो पहले से, मतलब शॉक होने की जरूरत नहीं है। हाँ, वो कह रही थी प्रैक्टिकल आपकी वगैरह तैयारी बस हम लोग पक्की को होनी सब चाहिए। कुछ होगा। कि हमारी तरफ से कंफर्म है तैयारी, फिर जैसे भी एग्जाम लेना हो लीजिए। जैसे हम इंटरव्यू में बैठते हैं, हमको पता नहीं होता कि हमसे कैसे क्वेश्चंस किए जाएंगे। यस मैम, थोड़ा तो टेंशन हो रही है। हाँ हाँ, बिल्कुल। तो उसी तरह से समझ लीजिए अब आप। यहाँ कोई जानकारी मिल नहीं रही है, हम लोग खुद कंफ्यूज हैं, बस ये चाहते हैं कि आप प्रिपेयर हो ताकि समय पे आप परेशान ना हो। जैसे क्लास अटेंड करते रहा करो, आगे से ज्यादा मैम अच्छा रोज है तुम लोगों करेंगे। के लिए। हाँ बिल्कुल करिए क्लास अटेंड, तुम लोग प्रिपेयर रहोगे तुम लोग के लिए बहुत अच्छा है। यस मैम। कल मैंने रोमनस शैली पे डिस्कशन किया था। क्या रोमनस पे फिर से डिस्कशन करें कि पुनरुत्थान काल पे आ जाए? मैम, मैंने पुनर्जागरण काल ही तैयार किया है। चलो, तुमने कुछ पढ़ा है प्रियंका? तुम लोगों को तो पूरा पेपर रेडी होना चाहिए। मान लो कल स्कीम आ गई, 10 दिन बाद पेपर है, फिर 10 दिन में रेडी कर लोगे आकृति? जी मैम मैम। ऐसे अचानक से तो कुछ भी नहीं होने वाला है। अच्छा, तुमको इतना पता अचानक कुछ भी नहीं होने वाला मैम है। नहीं, वो बात नहीं कह रहे अचानक से, मतलब कुछ भी प्रिपेयर नहीं होने वाला है, ये कह तो रहे। वही कह रही हूँ, तो इसलिए तैयारी तो कर लो आप लोग। यस मैम। तैयारी क्यों नहीं कर रहे हो? क्योंकि पेपर स्कीम अचानक ही आएगी। अचानक आएगी, पता चला हफ्ते भर बाद 10 दिन बाद आपका पेपर है और फिर नया सेशन शुरू कर देंगे, क्योंकि इनका जो है एडमिशन भी इनको प्रोसेस स्टार्ट करना है। यस मैम। तो आपकी तैयारी तो हो कम से कम, कि एग्जाम की डेट आ जाए तो आप परेशान ना हो। मेरे हिसाब से मैम तो तुम लोगों का थ्योरी पेपर तैयार होना चाहिए पूरा। नहीं तैयार है? चलो कोई नहीं, मैम, पुनर्जागरण काल पे डिस्कस करें आज प्रियंका, आकृति। ठीक है मैम, ठीक है यस मैम। मैम रोमनस में बताइए। क्या रोमनस में बताया बेटा? आपने जो कल बोला था ना कि रोमनस शैली, तो कल तो किया नहीं था ज्वाइन। कल मैंने डिस्कस किया था, तुम क्लास में आके गायब हो गई थी। पर उसके बाद क्लास हुई भी थी, तुम आई नहीं लेकिन क्लास में लौट करके। मुझे लगा तुमने किसी को नहीं देखा इसलिए तुम चले गए हो, और तुमने दोबारा भी नहीं ट्राई किया। रोमनस शैली पे सबसे पहले बताओ, रोमनस जो कला है वो कब स्टार्ट हुई या कब विकसित 11वीं और हुई? 12वीं सदी में। ये मैम 11वीं सदी में। हम्म। रोमनस कला की विशेषता क्या थी? मैम जहाँ हमने जो पढ़ा उसमें तो हमें इतना समझ आया है कि इसमें धार्मिक चीजें बनाई गई थी। हाँ, विषय जो थे वो धार्मिक थे। मानव का जीवन से संबंध मा- दर्शाया गया है ना? जी मैम। हाँ, मानव का जीवन से, मानव का ईश्वर से और ईश्वरीय सृष्टि से संबंध दर्शाया गया है। समंदर। और प्राचीन परंपराओं को ज्यादा समझाने के लिए चेष्टा की गई। ये विषय थे, ठीक है। यस मैम। रोमनस कला कहते किसे हैं? बताओ थोड़ा, कोई किसे कहते हैं रोमनस कला? रोमनस कला 11वीं सदी में स्टार्ट हुई, इसके विषय मानव का ईश्वर से संबंध स्थापित करना था। लेकिन रोमनस कला क्या है, कैसे डिस्क्राइब करोगे तुम लोग, या किसे कहते हैं? करो डिस्क्राइब करो, कोई 4 लाइन में ही करो, लेकिन करो डिस्क्राइब, बताओ। मैम, हम मैक ऑफ करके बोल रहे थे। माइक ऑफ वस्तुगत करके शैली बोलोगी? के नो मैम। वस्तुगत शैली के रोमन प्रवृत्तियों के प्रयोग से गोथिक शैली विकसित हुई थी और इन दोनों के संक्रमण काल में संक्रमण काल की कला में गोल मेहराबों का प्रयोग रोमन रोमन
तरीके से किया गया था उसे रोमनस शैली कहते हैं, और इसमें जो शैली विकसित हुई उसे रोमनस शैली कहते हैं। और कोई बताएगा आकृति? मैम इसमें भवनों का निर्माण भी प्रचलित है, और क्या चीज? मैम इसमें भवन जो निर्माण की कला है ना हाँ वो भी हाँ प्रचलित है, हाँ और इसमें मेहराबों का भी प्रयोग किया गया है। हाँ। और मैम इसमें कई सारे अलंकरण जो भी स्थानों पे नहीं होते, मतलब भवनों हम्म। में कोई मतलब ईसाई दृश्य, हाँ, यूनानी तो कथानक, वो मैम हुआ अलंकरण, सुमेरियन पशु आकृतियां, प्रतीकों का भी प्रयोग हुआ है, और है। पूर्व और पश्चिम की कला का नवीन समन्वय हुआ है। रोमनस कला में गोल मेहराबों का प्रयोग रोमन स्थापत्य की भांति हुआ है। रोमन स्थापत्य का ही विकसित रूप रोमनस्क कला है, जिसकी पहचान है गोल मेहराब, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं आर्क, ARCH। ठीक है, आर्क। जब जैसे दरवाजे तुम लोगों ने देखे होगा, कुछ दरवाजे जो होते हैं ऊपर से यस उसमें मैम। अर्धचंद्राकार शेप बना होता हाँ है। मैम। पहले के जितने भी एंशियंट बिल्डिंग, जितने भी प्राचीन भवन तुम देखोगे, उन सभी में आर्क बना हुआ है। ठीक है, आर्क मैम बनाने का भी हाँ, ये जो आर्क बना होता है इसको मैम क्या बोलते हैं, भूल गए नाम। गोल मेहराब बोलते हैं, मेहराब। हाँ मैम। मेहराब बोला जाता है, वो तो चाप है। भी बोलते हैं, हाँ, चाप चाप से याद चाप आया। भी बोला जाता है। ठीक है, यस तो मैम। पहले का जितना भी आर्किटेक्चर था उस सभी में तुम लोगों को मेहराब मिलेंगे दरवाजों में। यस रीजन मैम। क्या था तुम लोग जानते हो? क्या कारण था? जैसे आज वर्टिकल गेट बनते हैं, आजकल के द्वार जितने होते हैं मोस्टली वर्टिकल ही होते हैं। यस मैम। ठीक है, तो आज अब क्यों गोल मेहराब का प्रयोग कम हो गया और पहले क्यों ज्यादा था? पहले तो लगभग गोल मेहराब ही बनते थे, मतलब आर्क का ही, एंट्री गेट पे आर्क का ही प्रयोग होता था। एंट्री गेट के सभी गेट, खिड़कियां सभी में आर्क बने होते थे। क्यों, ये बताएगा? मैम पहले की कलाओं में यही ही देखा जाता है। ऐसा कुछ नहीं, मैम पहले पवित्र माना जाता था। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पहले क्योंकि फ्रेम नहीं चलते थे, पहले बीम नहीं चलती थी। अब घर कैसे बनते हैं? तो अब फ्रेमिंग फ्रेम के। स्ट्रक्चर घर होता है। पूरा घर जो होता है अब फ्रेम पे बना होता है, इसलिए आर्क की जरूरत नहीं है। आर्क का काम क्या था? जो अर्धचंद्राकार ऊपर आकार होता था गेट का, वो राइट और लेफ्ट की वॉल वॉल को सपोर्ट करता था, और ऊपर वाली वॉल को भी सपोर्ट देता था। अब हमें जरूरत ही नहीं है कि आर्क हम बनाए, क्योंकि हम आराम से फ्रेम बना करके गेट बना लेते हैं। हम आराम से बीम लगा करके कहीं पर भी वॉल खड़ी कर देते हैं, फिर उसके ऊपर भी अब तो बनते चले जाते हैं, और फिर पहले तो वो बनते बहुत। चले जाते हैं। पहले के पुराने स्ट्रक्चर आज भी देखोगे, पुराने घर अभी भी होते हैं, तो उनकी दीवारें कितनी चौड़ी चौड़ी होती थी। अब दीवारें तो एक ही ईंट पे खड़ी हो जाती हैं। मैम जैसे पुराने महल वगैरह देखे जाएं तो उसमें मैम ये सब चीजें ज्यादा दिखती हैं, कहीं हाँ पे प्राचीन जगह पे जाकर मतलब देखें तो ये सब हाँ। नहीं अब दिखती। एक ही ईंट पे पूरी दीवार बनती है और पूरी पूरी बिल्डिंग बन जाती है। क्यों? यस। क्योंकि अब हम घर बनाते हैं बीम और फ्रेम पे। पहले बीम नहीं थे, ना ही फ्रेम थे, तो ऐसे ही घर को मजबूती दी जाती थी कि मोटे मोटे दीवार बनाए। आर्क है, आर्क से सपोर्ट मिल गया, हमारी ऊपर की दीवार भी मजबूत हो गई और साइड की दीवार भी मजबूत हो गई, इसलिए बनाते थे। उसका किसी धर्म से कोई मतलब नहीं है। वो आर्किटेक्चर का, यानी कि भवन निर्माण का अपना एक तरीका था। अच्छा, एक बात ये बताओ कि पहले के भवन ज्यादा मजबूत होते थे कि अब होते हैं? मैम पहले मैम पहले के। अब मजबूत नहीं होते हैं? अब भी होते हैं लेकिन मैम पहले के ज्यादा सुनने में आए। अच्छा, चलो। अच्छा, ये रोमनस कला का विकास कहाँ कहाँ, किन किन देशों में हुआ? इनके प्रमुख केंद्र बताइए। मैम फ्रांस, इटली, जर्मनी, मध्य यूरोप, इंग्लैंड, स्पेन।
ठीक है, इन सब जगह पे हुआ। अब फ्रांस की जो रोमानस कला थी उसमें क्या विशेषता थी? मैम क्या पूछा आपने? फ्रांस की जो रोमानस कला थी उसकी क्या विशेषता थी? भाई जैसे रोमानस कला हम पढ़ रहे हैं तो हम ये भी पढ़ रहे हैं कि रोमानस कला किन किन देशों में फैली। यस मैम। मान लीजिए फ्रांस में गई, इंग्लैंड में भी गई वही कला, स्पेन में मैम भी है, फ्लांडर्स में भी है, ईसा मसीह की लेकिन मतलब सभी जगहों पे कला का अलग अलग रूप है, यस विषय मैम। अलग अलग है। तो क्या विषय था फ्रांस में? मैम इसमें वो छवि वगैरह उनकी मिली थी, क्या कहते हैं मेमने की मैम, छवि। मैम और वो ईसा मसीह की वंदना वगैरह वो सब दिखाया क्या गया था। उनकी जो स्ट्रक्चर था वो दिखाया गया था, मतलब और वंदना होती थी ऐसा चर्च में। हम्म। किस चर्च में वंदना? अभी अधूरी जानकारी है कि नहीं प्रियंका? मैम एक मिनट, हमें नाम याद करना। हम्म। वो बैप्टिस्ट में मैम, बैप्टिस्ट मैदान हाँ। की। बैप्टिस्ट के चर्च में मैदाई की हाँ वंदना वहाँ पे वंदना होती तथा थी। ईसा की सूली का अंकन किया गया है। फ्रेंच रोमानस कला के सर्वश्रेष्ठ उदाहरण पोइतो के बेनेडिक्टाइन चर्च में सुरक्षित है। अब बेनेडिक्टाइन चर्च कहाँ है ये आपको पता होना चाहिए। बेनेडिक्टाइन चर्च कहाँ है? मैम पोइतू। वेनिस में। अच्छा सॉरी। वेनिस। हाँ, वेनिस। पोइतो तो स्थान का नाम हुआ, पोइतो स्थान का नाम हुआ, बेनेडिक्टाइन चर्च आपका वेनिस में है। ठीक है। ओके। यहाँ एक स्थान पर कुमारी मरियम यस मैम। अपने कपोल को अपने पुत्र ईसा की भुजा पर विश्राम देते हुए प्रस्तुत करती है। ठीक है। सितारों की सृष्टि करते हुए ईश्वर, लावण्यमयी हव्वा, नूह का स्वागत करते हुए प्रभु, बाबुल की मीनार तथा इब्राहिम, यूसुफ एवं मूसा के जीवन गाथाएं। मूसा के बारे में जानते हो तुम लोग? मूसा का नाम सुना है? सुना है लेकिन भूल मैम गए अभी। यहाँ पर पता ईसा नहीं है। मसीह के प्रमुख संतों में से एक थे मूसा। ओके मैम। यस मैम। ईसा मसीह के कितने प्रमुख संत थे? 12। 12। उनमें से प्रमुख थे मूसा, और मूसा ने बाइबल, सुना है ना? यस मैम। यस मैम। बाइबल, मूसा ने बाइबल के अनेक जो कथाएं हैं वो मूसा ने ही लिखी हैं। यूसुफ एवं मूसा की जीवन गाथाएं चित्रित हैं, भित्ति चित्र भी बनाए गए हैं। ये सारे विषय तुमको पता नहीं होंगे तो तुम लोग लिखोगे क्या फ्रांस की कला में? फ्रांस की रोमानस कला में अगर आपको ये नहीं पता है क्या क्या विषय थे तो कैसे लिखोगे? मेन तो यही है। ईसा के जन्म की खुशी में बांसुरी बजाते चरवाहे, मिस्र का पलायन, ईसा को स्तनपान कराते हुए कुमारी, ईसा की ओर बढ़ते हुए देवदूत। मतलब ये पॉइंट ही आपको याद है, आपने इतना ही लिख दिया तो बहुत यस मैम। है ना? फिर उसके यस। बाद स्पेन आता है। स्पेन में क्या है? स्पेन में भित्ति चित्रण और काष्ठ चित्रण सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। यस मैम। स्पेन के भित्ति चित्र पर प्राचीन शास्त्रीय परंपरा का प्रभाव है। गीली फ्रेस्को पे काम किया गया। जो गीली फ्रेस्को पे काम करते हैं उसको क्या बोलते हैं पता है? बताया यस था मैम। मैंने भी। इसको बोलो। फ्रेस्को बूनो, क्या बोलते हैं? इसको बोलो। फ्रेस्को बूनो। गीली फ्रेस्को पद्धति से रंग लगाया गया है, टेम्परा विधि का प्रयोग किया गया है, खनिज रंगों का प्रयोग किया। मतलब पॉइंट आपको पता होने चाहिए कि स्पेन में क्या हुआ, भित्ति चित्रण पे काम हुआ है और काष्ठ चित्रण पे बहुत काम हुआ है, टेम्परा टेक्निक पे काम हुआ है, गीली भित्ति पे काम हुआ है, यानी कि फ्रेस्को बुनो पद्धति पे काम हुआ। खनिज रंगों का प्रयोग हुआ है। खनिज रंगों में कौन कौन से रंग? श्वेत रंग, काला रंग, लाल, नीला, नारंगी, हरा, ये सभी रंग प्रयोग किए गए हैं। ठीक है। लाइंस कैसी हैं? रेखाएं, रेखाएं प्रवाहमयी हैं।
कल्पनाओं का प्रयोग किया गया है, मतलब जितने चित्र हैं वो काल्पनिक हैं। अब तुम सभी जगह देखोगे, चाहे स्पेन हो, चाहे इंग्लैंड हो, चाहे फ्रांस हो, कहीं पे उन्होंने मानव का ईश्वर से संबंध दिखाया है, कहीं उन्होंने काल्पनिक चित्र बनाए हैं। सब जगह अलग अलग है कि नहीं भाव? ये जब पढ़ोगे तब तुमको याद रहेगा। नहीं तो ऐसे आप स्पेन में कुछ लिखेंगे, फ्रांस में कुछ लिखेंगे, इंग्लैंड में अब तो कुछ लिखेंगे, हो जाएगा। खिचड़ी हो जाएगी। खिचड़ी मत करना। नहीं करेंगे। ये पॉइंट्स करो अंडरलाइन, और इतनी बस, कुछ मत पढ़िए। आप पूरी कहानी लिखी रहती है, ये हुआ वो हुआ, कुछ मत पढ़िए। आप बस स्पेन का उठाइए, स्पेन का पॉइंट, और इतना आपको लगे कि हाँ स्पेशल है, ये लिखने लायक है, बस उसको अंडरलाइन करिए, इतना याद। ऐसे इटली है, इटली का क्या था? मैम, मैम यहाँ पे रोमनस का बेसिक परंपरा में कार्य करने वाले केटालोनियो के प्रसिद्ध चित्रकार जो हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है? कहाँ पे बेटा, किसमें कह रही हो? स्पेन के बेजेंटाइन परंपरा में कार्य करने वाले केटालोनियो के 3 प्रसिद्ध नहीं चित्रकार। नहीं नहीं नहीं। ओके मैम। ठीक है, जर्मनी और मध्य यूरोप है। जर्मनी और मध्य यूरोप में क्या टॉपिक था? संतों से घिरे हुए ईसा, सिंहासन आसीन मरियम, अंतिम न्याय, बाइबिल की बाइबिल अन्य की कथाओं कथाएं। की। ठीक है, यस मैम। और चित्रों में घनत्व दिखाएगा। घनत्व का मतलब कई फिगर, एक ही एक चित्र में, एक पेंटिंग में बहुत से चित्र जो है आकृतियां बनाई गई हैं। फिर इंग्लैंड में क्या है? इंग्लैंड में रोमनस के चित्र सुरक्षित हैं अभी भी। ये बहुत ही क्षत विक्षत अवस्था में है, इसमें चित्रकारों के हस्ताक्षर भी प्राप्त हुए हैं। और इस समय का प्रसिद्ध चित्रकार था ह्यूगो। ह्यूगो। हाँ, इतना इतना भी अगर आपको आता है तो बहुत आता है। इतना पॉइंट तो आप याद करिए ही करिए। मैं बार बार तुम लोग से कह रही हूँ, कहानी मत याद करो, सिर्फ पॉइंट याद करो, फिर तुम अपने आप लिख लोगे। अगर पॉइंट नहीं आते, आपको पता ही नहीं है कि कहाँ पे किस तरह की कला विकसित हुई, तो उसके बारे में तुम लिखोगे क्या? पहले दिन भी मैंने जब क्लास ली थी, तुम लोगों को बताया था कि ये बात ध्यान रखना कि जितनी भी कलाएं हैं, चाहे रोमनस हो, चाहे गॉथिक हो, चाहे रोमन शैली हो, जितना भी और जितने भी आर्टिस्ट हैं, सभी ने ईसा मसीह के जीवन से संबंधित चित्र ही बनाए। जितना आपको पढ़ने को मिलेगा, ईसा मसीह का जन्म, ईसा मसीह का बाल जीवन, ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया जाना, उनका अंतिम न्याय, मरियम के साथ ईसा, या अपने संतों के साथ ईसा, यही सब चित्र आपको उधर मैम पढ़ने को एक मिलेंगे। हाँ, चीज, वो ईसा मसीह की जो मृत्यु और पुनः जीवित होने की घटना को बोला गया, वो शायद मध्य यूरोप में हुआ है ना? हाँ मध्य युग में। मैम किसमें हुआ, मैं याद हाँ, नहीं वो आ रहा फिर है। से, हाँ फिर से जीवित, उसको ईस्टर के रूप में मनाया जाता है। यस मैम, यस मैम। तो वो क्या कह रही हो? मैम वही पूछना था कि ये ईसा मसीह की जो मृत्यु और पुनः जीवित होने की घटना को बोला गया है, ये हाँ, मध्य यूरोप में ही है ना? कंफर्म करना था। मध्य युग तो तुम लोग इसमें सिलेबस में है भी नहीं बेटा। मैम मत मध्य यूरोप। हाँ, मध्य यूरोप। इसी में है। हाँ। अपनी ओके ओके मृत्यु मैम। के 3 दिन बाद ईसा मसीह पुनः जीवित हुए थे, उसको ईस्टर कहा जाता है। यस मैम। उसको हर संडे ईसाई लोग मनाते हैं, ईस्टर की। मैम एक ठीक है, ईस्टर डे भी, डे के रूप में भी तो कुछ होता है ना? यही होता है, इसी को ईस्टर कहते हैं, ईस्टर डे। ओके मैम। इसी को ईस्टर डे कहा जाता है। ओके मैम। ठीक है, अब आते हैं पुनर्जागरण काल पे। ठीक है। यस बताओ कोमल, बताओ पुनर्जागरण काल के बारे में, कब आरंभ हुआ? मैम, ये 14वीं तथा 16वीं सदी में आरंभ हुआ था हम्म और इसे रेनेसा या पुनर्जन्म भी बोलते हैं।
और इसका सर्वप्रथम इस शब्द का प्रयोग वसारी ने अपने कलाकारों की जीवनी की लिखित पुस्तक में किया था। और पुनर्जागरण काल के जो प्रथम कलाकार हैं वो जियोत्तो हैं। हाँ। और मसाचियो इसका अगुवाकार बना था। और 1400 से 1499 ईस्वी में इटली के इटली की एक कलाकारों और उसकी संस्कृतियों की घटनाओं को क्वाट्रो सेंट्रो बोला गया। हाँ ठीक है। और मैम 14वीं शताब्दी में इटली की कला में पुनरुत्थान की कला पुनरुत्थान की कला मैम उसमें धीरे धीरे वो पूरे मध्य यूरोप में फैल गई थी। इटली की गई थी। और मैम और इस इटली का जो महान कवि था नहीं कलाकार था वो दांते दांते था। और जिसने इटली का जो कलाकार तुम दांते कह रही हो, दांते कलाकार नहीं थे, कवि थे, वे राष्ट्र कवि थे। सॉरी मैम कवि दांते था जो जिसने अपनी टस्कन भाषा में डिवाइन कॉमेडी नामक काव्य लिखा था। हाँ इसकी हाँ रचना डिवाइन वो आन मोनार्क की थी। हाँ। और मैम उतनी टाइम मैम शेक्सपियर भी आए थे इंग्लैंड से। जिन्होंने रोमियो एंड जूलियट एक काव्य लिखा था। और मैम जो पुनरुत्थान कला थी वो इटली के फ्लोरेंस शहर की कला थी। वो भाई पुनरुत्थान आया तो वो सभी जगह आया, वो जो है इटली में भी आया है ना, फ्लोरेंस में भी आया। तो इटली की पुनरुत्थान कला के बारे में बताओ। इटली की मैम हमने वो नहीं पढ़ा है इटली की। इटली का नहीं पढ़ा है पुनरुत्थान कला? मैम इतना पता है कि इटली में फ्लोरेंस शहर में जो कलाकार गोथिक शैली से आए थे हाँ। वो इसलिए आए थे क्योंकि वो गोथिक शैली की कला से संतुष्ट नहीं थे। क्योंकि गोथिक शैली वो भवन निर्माण की ही कला तक सीमित रह गई थी। हाँ। और वो पुनरुत्थान कला में आए थे तो उन्होंने कला में परिवर्तन भी किया और रंगों की अपेक्षा रेखाओं में भी अधिक कुशल थे वो लोग। और उन्हें फ्रेस्को पद्धति से भित्तियों पर चित्रण किया था। और ये मैम इस समय का ख्याति प्राप्त चित्रकार मसाचियो था। प्रियंका तुम बताओ पुनरुत्थान काल की कला के बारे में, पढ़ा है कुछ? हम थोड़ा बहुत है हाँ, याद बताओ तो। थोड़ा बहुत तो बताओ। हाँ मैम इससे मतलब क्या कहते हैं रिनेसा और पुनर्जन्म के नाम से भी जाना जाता है। और इसका प्रथम गौथिक कला का जो भी आकृति नहीं मैम इसका पढ़ा। मैम इसका हम पढ़ लो प्रथम बेटा, तैयारी कर लो एग्जाम की। अब पुनरुत्थान काल की कला में आपको क्या पढ़ना, पुनरुत्थान काल कब आरंभ हुआ और कब खत्म हुआ। ठीक है, पुनरुत्थान काल को हम रेनासा कहते हैं। रेनासा यानी कि पुनरुत्थान काल या पुनर्जागरण काल। जब किसी भी धर्म संस्कृति या कला का अंत हो जाता है, उसको फिर से आरंभ करते हैं, उसको हम पुनरुत्थान कहते हैं या पुनर्जागरण कहते हैं। ठीक है, किसके द्वारा स्टार्ट किया गया, कब स्टार्ट किया गया, उसमें विशेषता क्या थी, पुनर्जागरण में या पुनरुत्थान में क्या विशेषता थी, विशेष क्या था, कौन सा सर्वप्रथम वो कलाकार था, ये आपको पता होना चाहिए। और ये पुनरुत्थान काल की कला कहाँ कहाँ फैली, इतना पता होना चाहिए, इतना तो पढ़ो तुम लोग।
मैम यह पश्चिमी यूरोप में के अन्य देशों में भी बहुत ज़्यादा थी। पश्चिम की कला। यस मैम। ठीक है, तो इतना तो पढ़ो कि कितना सिंपल सा सिंपल भी क्वेश्चन आए तो तुम लोग जवाब नहीं लिख पाओगे बेटा फिर ऐसे, है ना। यस मैम। अब इटली में पुनरुत्थान है। टस्कनी के कलाकार गॉथिक की अंतिम शैली से संतुष्ट नहीं थे और जियोवानी पिसानो ने इससे प्रेरणा ली। कलाकृतियों में नाटकीय मुद्राएं, गहरी कटी हुई वेशभूषा और चिकनेपन का अभाव है। कलाकार बार बार प्राचीन कला की अनुकृतियां ही प्रस्तुत करते रहे। इस आंदोलन में नवीन और प्राचीन दोनों का ही समन्वय हुआ। बस इतना है। जब हम पुनरुत्थान पढ़ते हैं तो पुनरुत्थान किन किन देशों में आया और उनमें क्या क्या दर्शाया गया। पुनरुत्थान का मतलब ये होता है कि कोई कला खत्म हो गई, इसको पुनः स्टार्ट किया गया। जब हम उसको पूरा स्टार्ट करते हैं तो आज के समय की जो कला है उसके साथ या तो मिश्रित कर देते हैं या उसी पुरानी संस्कृति या कला को लेकर के हम आगे चलते रहते हैं। तो आपको यही बताना है। इटली की कला में क्या बताया गया, इटली के पुनरुत्थान कालीन कला में ये बताया गया कि पुरानी संस्कृति और कला को लेकर के ही कलाकार काम करते रहे और साथ ही साथ वो नवीन कला को भी उसमें मिश्रित करके कार्य कर रहे थे। ये बताया ना। ऐसे ही फ्लोरेंस की पुनरुत्थान कला है। पुनरुत्थान सभी में आया, गॉथिक में भी आया, जितनी कलाएं सभी में है। फ्लोरेंस की कला बताओ, पढ़ा है फ्लोरेंस की कला किसी ने। यस मैम, पढ़ा था मैम, केवल 2 कलाकार पढ़े थे। प्रियंका तुम्हारा कितना तैयार है थोड़ी। मैम पढ़ा तो सभी का ही है मैम, लेकिन अभी थोड़ा थोड़ा चीजें बाउंस भी हुई हैं तो उसमें हम भूल भूल जा रहे हैं। इसीलिए कहती हूँ मैं, अगर तुमने आज पहली क्लास अटेंड करी है तो ध्यान रखो, जब भी थ्योरी पढ़ो जितने भी पॉइंट्स आपको मिलते जाएं जो आपको याद करने लायक है उसको अंडरलाइन करते जाओ। और जब भी पढ़ोगे तो वो अंडरलाइन वाला पार्ट आपको पहले दिखेगा तो आपका रिवीजन जल्दी होगा और बेहतर तरीके से होगा। ठीक है। जी कल फिर फ्लोरेंस की कला पर डिस्कशन करेंगे हम लोग। ठीक फ्लोरेंस की कला, पाओलो चेल्लो और मसाचियो। ठीक। ठीक है। और पिछला कुछ भी अगर पूछना हो तो पूछ सकते हो। अभी मैंने गॉथिक कला करवाई है और रोमानस तुम लोगों के सामने ही अभी हुआ है। पुनरुत्थान अभी मैंने तुम लोगों को समझाया ही। अब आप कल पढ़ के आइए फ्लोरेंस की कला, मसाचियो के बारे में और पाओलो चेल्लो के बारे में। ठीक है। मैम मैम गोथिक कला की मूर्ति कला आप थोड़ा बता दीजिए। गॉथिक की मूर्ति कला भी आएगा, हम बताएंगे। अभी तो चित्रकला पे हम लोगों ने डिस्कस किया है, मूर्ति कला भी बताएंगे। ठीक है। जी कल चाहो गॉथिक मूर्ति कला पे भी डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है मैम, थोड़ा यस थोड़ा मैम। सबके बारे में ठीक है। पढ़ेंगे और मैम हाँ, फिर। जितना आप अगर पॉसिबल हो पढ़ना, जितना फ्लोरेंस की कला, मसाचियो, पाओलो चेलो अगर आपको होता है तो आप गौथिक की मूर्ति कला भी पढ़ लीजिएगा, उस पर भी डिस्कशन कर लेंगे। तो नहीं हो पाएगा तो मंडे डिस्कस कर लेंगे। ठीक है ठीक है आकृति। ओके। हाँ ठीक मैम, है बेटा। एक चीज और पूछनी थी। हाँ आगे पूछो जो ना। सिलेबस वगैरह होगा, अभी तो हम लोगों का आपने पढ़ाया है ये 3rd ईयर में, 4th ईयर भी आप ही पढ़ाओगे? नहीं, मैम आप ही पढ़ा दीजिए। मैम आप ही पढ़ाना। तो वो अगले साल देखा जाएगा बेटा, जब स्टार्ट होगा सेशन तब बात करते हैं उसकी। अभी ये तो पास आउट हो जाए तुम लोग। यस। ठीक ठीक है, है पहले ठीक इसको है निकालो फिर उसकी बात आगे की है। ठीक है मैम। चलो, ओके थैंक यू। बेटा, लॉग आउट कर लो तुम लोग। थैंक यू। थैंक यू मैम। ओके बेटा। मैडम जी बंद कर दीजिए। इधर संपर्क करिए।
बंद कर दीजिए भैया जी। मैं भैया जी खाली करने में असल में बिना बस अब तो अब 2 क्लास हो गए। हाँ कौन सी है? एक सुनो 105 5 SHI वाला है। O O P V O P V X B Z Q S B Z। पूरी क्लास में होगी। सर तो आए नहीं और ये भी सर इधर क्लास ले रहे हैं इधर अपलोड वो उधर रहते हैं, हमें लगता है स्कल्पचर। मैं तो अपलोड नहीं नहीं, वो तो उधर रहते होंगे, अपना तो उनका क्लास है। नहीं तो इतना अपलोड करने हाँ करते तो नहीं है कुछ, और नया सिस्टम निकालना होगा।